दोस्तों, निबंध की जो श्रृंखला हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी आगामी मुख्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलाई थी। इसमें कई वीडियोज आ चुके हैं और उनमें अलग अलग विषयों पर हमने निबंधों की चर्चा की है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कुछ दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में ये मांगा था, मतलब डिमांड की थी कि जो कोरोना वायरस की समस्या है, भारत के सामने चुनौतियां हैं, आपदा जैसी जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, उस पर निबंध दिया जाए। और उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली जो आई है, इस पर एक चर्चा हो, एक निबंध इस पर भी प्रस्तुत हो। तो आएगा, इस पर भी आएगा, इन दोनों चीज़ों पर, क्योंकि ये अच्छे मुद्दे हैं, ज्वलंत विषयों पर आधारित है और इनसे परीक्षाओं में जो टॉपिक है उनके बनने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो इस पर भी निबंध आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ जो आपको देखना है, आज का जो विषय है वो है भारत और मानवाधिकार। मनुष्य का जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए और उसी से जो अवधारणा है मानवाधिकार की वो स्पष्ट होती है या निकल कर भी आती है। तो हम ये देखेंगे कि मानवाधिकार की पृष्ठभूमि क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ, ये शब्द कहाँ से आया। मानवाधिकार तो तब से है जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है, मनुष्य का यहाँ अवतरण हुआ है। लेकिन मानवाधिकार शब्द का इस्तेमाल कहाँ से हुआ, किसने इसको सबसे पहले सबके सामने प्रस्तुत किया, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ भारत में मानवाधिकार की क्या स्थितियाँ हैं और क्या भविष्य में संभावनाएं हो सकती हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है, ये सब हम देखेंगे। पुलिस जो है वो अक्सर उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो अपनी बर्बरता या जो कठोर नीतियां हैं, टॉर्चर का इस्तेमाल करके मानवाधिकार का हनन करती है। तो यहाँ पुलिस और मानवाधिकार के बीच में जो तालमेल है उस पर हम नजर डालेंगे। उसके बाद भारत में जो मानवाधिकार के संरक्षण के लिए पहले यानी प्रयास चल रहे हैं उनको हम देखेंगे और अंत में एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए समाधान देंगे कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं या जो दोष या बुराइयां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से एक संतुलित जो उपसंहार है वो यहाँ पर हम करेंगे। ये आपका पूरा प्रारूप है और निबंध में प्रारूप बना लेना ये एक बुद्धिमान अभ्यर्थी की पहचान होती है। देखिए, प्रारूप हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे अंक दिलाने में सहायता न करे, लेकिन प्रारूप आपकी इस मामले में सहायता कर सकता है कि आप किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को यहाँ छोड़ेंगे नहीं। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो यहाँ आपको आसानी से इसमें कवर हो जाएंगे। आपको याद रहेगा कि अच्छा, इस क्षेत्र में हमें अभी लिखना बाकी है। तो अच्छे अंक इसी पर आधारित नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपने प्रारूप बना लिया तो आपको पूरा नंबर जो निबंध का है वो मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने पूछा था कि प्रारूप को आप निबंध में लिखेंगे या नहीं, तो ऐसा नहीं है, निबंध में इसको नहीं लिखना है, ये आपको रफ में बनाना है। रफ कार्य ये होता है जहाँ रफ आप कर रहे हैं, कापी में एक हिस्सा जहाँ काट पीट वाला काम आप कर रहे हैं, वहाँ पर प्रारूप बनाइए और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको क्रॉस कर दीजिए यानी काट दीजिए। उस प्रारूप के ढांचे को आप निबंध में उतारिए और वही सामने जो फेयर वाला हिस्सा है उसमें दिखाई देगा। ये स्थितियां हैं। फिलहाल प्रारूप के हिसाब से अगर चला जाए तो इसमें पहले हमें मानवाधिकार की जो पृष्ठभूमि है उसको दिखाना होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ दर्शकों और कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है कि हेडिंग डालकर लिखने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी अच्छे अंक दे रहा है आजकल अभ्यर्थियों को। ये एक मुद्दा सामने आया है, बड़ा ही अनोखा विषय है। देखिए, निबंध की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं होती है, निबंध के कोई तौर तरीके नहीं होते हैं। आयोग जब जो गाइडलाइन या जो सिलेबस जारी करता है उसमें सिर्फ इतना बता देता है कि भाई इतने शब्दों में आपको लिखना है और इतने ही आपको जो अंक हैं वो इस पर मिलने वाले हैं, तो उसी के आधार पर लिखिए। वो ये नहीं बताता कि कैसे लिखना है, कैसे आप ढांचा तैयार करिए। शुरुआत में आप कविता लिखेंगे या कोई घटना लिखेंगे या सीधा पैराग्राफ से शुरू कर देंगे, ये सब आयोग आपको नहीं बताएगा। लेकिन निबंध लिखने का जो एक प्रामाणिक तरीका होता है उसमें यही देखा जाता है। आयोग में कैसे नंबर मिल रहे हैं ये चेक करने वाले की मानसिकता पर भी निर्भर करता है। और एक बात और है कि जिस परीक्षक ने हेडिंग वाले निबंध पर बढ़िया नंबर दिए होंगे, मान लीजिए अगर ये बात सही भी है, तो अगर हेडिंग वाले निबंध पर बढ़िया नंबर दिए हो तो क्या गारंटी है कि आपकी कॉपी भी वही परीक्षक चेक करेगा। और एक बात जान लीजिए कि निबंध में जो भी चेक करने वाला होता है, मतलब जांचने वाला व्यक्ति होता है, आमतौर पर 75% लोग ऐसे उसमें होते हैं जो एक प्रामाणिक निबंध है, पारंपरिक निबंध है, उसी की अपेक्षा करते हैं। और इतनी बड़ी उम्र में, मतलब जिस उम्र में आप इस समय हैं और जिस पद को संभालने के लिए आप यहाँ जो कंपटीशन है उसमें भाग ले रहे हैं, तो इतने बड़े उम्र के अभ्यर्थी के साथ ये अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों जैसा निबंध न लिखे। और हेडिंग डालकर निबंध लिखना ये अपरिपक्व रवैये को दर्शाता है। मतलब कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले प्रस्तावना लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, देखिए प्रस्तावना लिखेंगे और उसके बाद ऐसे उसके अंदर खूब बढ़िया सुंदर मोती जैसे अक्षरों में सजा देंगे। उसके बाद मुख्य हिस्से में लिख देंगे कि हमारे विद्यालय में इतने कमरे हैं, इतने स्टूल हैं, इतने मेज हैं, इतनी कुर्सियां हैं। और अंत में बाकायदा उपसंहार हेडिंग डालेंगे क्योंकि जो वहाँ पे टीचर हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने उन्हें ऐसा ही बताया है। तो उन बच्चों को इसलिए ऐसा बताया जाता है ताकि वो समझें कि प्रस्तावना वाले पैराग्राफ में कितना लिखना है, उससे वो बाहर ना हो जाए।
उसके बाद उपसंहार में उन्हें क्या क्या लिखना है उसको याद दिलाने के लिए, रिमाइंड करने के लिए या रिमाइंडर के तौर पे यहाँ हेडिंग डालने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, आप वयस्क हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हेडिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आपको याद रखने के लिए हेडिंगों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, निबंध को रोचक बनाने के लिए आप शुरुआत जो है वो किसी उद्धरण, किसी कहानी, किसी प्रसंग या पद्य शैली में कर सकते हैं। ये निबंध को आकर्षक बनाने का तरीका होता है। पैराग्राफ में लिखिए, ये सबसे आदर्श निबंध का लेखन है। नंबर किसको कितने मिल रहे हैं, कौन सा परीक्षक कितना दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परीक्षक हमेशा एक ही नहीं रहेगा, ये भी बात। चलिए चलते हैं आगे। निबंध का जो प्रामाणिक तरीका होता है उसमें हेडिंग डालना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होती। किसी भी बड़े साहित्यकार का निबंध आप देख लीजिए, हेडिंग उसमें रहती है, बहुत रेयर दिखाई देगी, बहुत कम। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रामाणिक निबंध होते हैं वो हेडिंग से रहित होते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। और हाँ, फ्लो चार्ट के लिए कुछ लोगों ने पूछा था, मतलब कुछ अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि फ्लो चार्ट वगैरह या जो रेखांकन किया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, वो निबंध में बनाना चाहिए कि नहीं। देखिए, जहाँ नक्शे वगैरह की आवश्यकता है, जैसे कोई भौगोलिक विषय है आपका, उस पर आपको निबंध लिखना है, तो वहाँ आप कोई नक्शा अगर बना देते हैं, कोई स्थिति या स्थान को दर्शाने के लिए आप मानचित्र बना देते हैं, तो वो बेहतर होगा, समझाने के लिए वो अच्छा तरीका हो सकता है। या फिर किसी मुद्दे को, उसमें कई भाग हैं या कई वर्गीकरण है, तो उसको आप फ्लो चार्ट के जरिए समझा सकते हैं, या पाई चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। निबंध में बहुत ज़्यादा जो कलाकारी है वो अच्छी नहीं होती, थोड़ी मात्रा में आप कर सकते हैं, उससे वो आकर्षक बनेगा। चलिए अब देखते हैं, अब देर नहीं करते। ये कुछ विषय थे जो कि पीछे प्रश्न के रूप में उठे थे, तो उनका उत्तर देना आवश्यक था। देखिए, यहाँ शीर्षक जो है उसमें लिखा हुआ है कि भारत और मानवाधिकार, इसमें प्रारूप बना हुआ है, ठीक है। प्रारूप में पहले आपको मानवाधिकार की पृष्ठभूमि लिखनी होगी। प्रारूप आप ऐसा ही बनाइए, इसकी कोई आपके ऊपर जो बाध्यता है वो नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप अपनी मर्जी से प्रारूप बना सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शीर्षक जो है उसको आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। शीर्षक अगर आपने नहीं समझा, जितने उसमें टॉपिक दिए हुए हैं उन सबको आपने ठीक तरीके से आत्मसात नहीं किया, तो आपका निबंध जो है वो मुद्दे से बहक जाएगा, और ये स्थिति खतरनाक होती है। आपने पूरा लंबा चौड़ा 700 शब्दों का या 600 शब्दों का निबंध लिख डाला, और आपकी पूरी मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी अगर आप शीर्षक को ध्यान से नहीं देखें। ये स्थितियां हैं। फिलहाल मानवाधिकार की पृष्ठभूमि आपको पहले बतानी होगी, क्योंकि ये आया कहाँ से। वैसे तो मानवाधिकार की अगर बात की जाए, यानी मनुष्य के अधिकार की, मनुष्य के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी बात की जाए, तो ये तब से है जब से मानव सभ्यता पैदा हुई है, यानी मनुष्य का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, तब से मानवाधिकारों का अस्तित्व है। लेकिन यहाँ राजनीतिक या सामाजिक जो हमारा परिदृश्य है, जो यहाँ का रेखांकन है, उसमें मानवाधिकार कब से चित्रित हुआ है ये हमें बताना पड़ेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर मानवाधिकार की अवधारणा के बारे में जो अगला बिंदु होगा उसको हम लिखेंगे। इसके बाद तब हम आएंगे भारत में मानवाधिकार के विषय में। देखिए, ये दोनों जो इसमें बिंदु हैं ऊपर वाले, मानवाधिकार की पृष्ठभूमि और मानवाधिकार की अवधारणा, उसको आप बहुत लंबा मत खींचिएगा। ऐसा नहीं कि उसको आप पूरा 2-3 पन्ने में लिख डालिए, क्योंकि शब्द सीमा यहाँ निश्चित है, और आपको असल में क्या लिखना है, भारत और मानवाधिकार, यानी मानवाधिकार के साथ आपको भारत का, अपने देश का संबंध जोड़कर दिखाना है, और ये बताना है कि यहाँ मानवाधिकार की स्थिति कैसी है, अच्छी है या खराब है, और अगर खराब है तो उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। ये आपका मूल मतलब है, शीर्षक का यही अर्थ है। तो इसलिए जो ऊपर वाले 2 बिंदु हैं उनको सिर्फ परिचय के लिए रखिएगा। यहाँ चाहे जितने बड़े पैराग्राफ आपको इस लेख में दिखाई दें, उससे नहीं मतलब है। ये जो निबंध है ये एक मॉडल है। मॉडल का काम सिर्फ आपका दिशा निर्देश करना होता है, ये नकल करने के लिए नहीं होता। निबंध कभी भी नकल करके नहीं लिखे जाते। आपको इसमें अपनी मौलिक सोच डालनी है, तो इससे आइडिया लीजिए और लिखिए। तो देखिए, इसमें जो 2 ऊपर वाले हैं इनको ज़्यादा समय नहीं देना है, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखकर सिर्फ परिचय देकर यहाँ से हट जाना है। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है। इसको आपको खूब फैलाकर डिटेल में लिखना है। जितना आप जानते हैं, जितनी अच्छी तरीके से इसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको आप लिखेंगे। उसके बाद तब आप देखेंगे कि पुलिस और मानवाधिकार ये दोनों क्यों आपस में लिखे हुए हैं साथ साथ। तो यहाँ पुलिस के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह मानवाधिकारों का हनन करती है। इनकाउंटर करने के चक्कर में, अपराधियों से उनका अपराध, उनका जो जुर्म होता है उसको कबूल करवाने के चक्कर में, या अपराध पर अंकुश लगाना, और कभी कभी भ्रष्टाचार वाले मामले भी होते हैं, नेताओं की शह होती है, तो उसकी एवज में आकर पुलिस जो है वो मनुष्यों के साथ, चूँकि अपराधी भी मनुष्य ही हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, जानवरों से भी बदतर। तो इसलिए मानवाधिकार के हनन के आरोप जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को टॉर्चर करना बंद कर देना चाहिए। अगर पुलिस जो है वो सख्त रवैया नहीं अपनाएगी तो लोग जो है वो बेफिक्र हो जाएंगे, अपराधी जो है वो बेखौफ हो जाएंगे, और ये मानवता के लिए खुद अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ संतुलन आवश्यक है, तो उसी संतुलन की हम बात करेंगे। इसके बाद भारत में मानवाधिकार के संरक्षण की क्या पहलें हो सकती हैं।
मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम मानवाधिकार को सुरक्षित रख सकें और जो प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था है उसको भी सही ढंग से चला सकें, ये हम लोग लिखेंगे। और अंत में जो उपसंहार है उसके साथ एक और शब्द आप देख रहे हैं, उपाय। देखिए, जब उपसंहार आप करते हैं और इस तरह के जो यहाँ पे सार्वभौमिक मुद्दे आपको दिखाई देते हैं, इसमें आपको कुछ समाधान देना होता है। जब समस्या आपने खड़ी की है तो समाधान आपको देना होगा, वहाँ सॉल्यूशन दिए बिना अगर आप उपसंहार कर देते हैं तो ये अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि मानवाधिकार के हनन का जो मुद्दा भारत में उठ रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रारूप है। ऐसा जो प्रारूप है ये आपको रफ कॉपी में बनाना है। ये सामने जो फेयर आप करेंगे, वहाँ परीक्षा पुस्तिका में जो सामने का पेज होगा जिस पर आप मूल निबंध को लिख रहे होंगे, वहाँ ये प्रारूप मत लिखिएगा, ये आपको रफ में लिखना है। किसी दर्शक ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि ये जो प्रारूप है ये निबंध के साथ लिखना होता है या नहीं, तो नहीं, इसको उससे अलग रफ में लिखना होता है। ये सिर्फ ढांचा है, ये आपकी रणनीति है और रणनीति छिपा कर रखी जाती है, दिखाई नहीं जाती। देखिए यहाँ शुरुआत कैसे की जा सकती है। ये जो निबंध यहाँ आपको दिख रहा है ये मॉडल है, इसकी आप नकल मत करिएगा, अपने शब्दों में इसको लिखिएगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि मानवाधिकार कोई नया शब्द नहीं है। सही बात है, मानवाधिकार जो है ये उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता, मानव जाति जितनी प्राचीन है, पुरातन है, उतना ही ये मानवाधिकार वाला मुद्दा भी पुराना है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये समाजशास्त्र की जो सबसे पुरानी और घिसी हुई अवधारणा है उसको आप जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण एक और उसे कुछ अधिकार मिलते हैं। मतलब समाज में जब वो रहता है तो उसके साथ दो चीज़ें आती हैं। मनुष्य पैदा होता है तो बचपन तो बेफिक्री में गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद जब उम्र बढ़ती है, एक जिम्मेदारी वाली उम्र आती है, तो उसमें अधिकार मिलते हैं। एक बच्चे के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते, उसके जितने भी अधिकार हैं वो सब उसके माँ बाप के नियंत्रण में होते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है, अपनी वयस्क अवस्था में पहुँचता है, तो उसे अधिकार मिल जाते हैं। वो अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है। ये आप अपने जीवन में देख सकते हैं, अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आप सभी ने अपना बचपन बिता दिया है और आप इस समय युवा अवस्था में हैं, तो आपने देखा होगा कि बचपन में जो अधिकार आपके पास नहीं थे वो आपको अब मिल गए हैं। हो सकता है कि अभी कुछ अधिकार दूसरों के हाथ में हो, लेकिन अधिकतर तो जब अधिकार आपके हाथ में आते हैं, आपकी मुट्ठी में आते हैं, तो उनके साथ साथ जिम्मेदारियां पीछे पीछे आती हैं, यानी कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पीछे आती है, उससे आप बच नहीं सकते। या तो आप अधिकार ही छोड़ दीजिए, अपना अधिकार ही अपना दूसरे को दे दीजिए, उसके अधीन हो जाइए, तब आपका कोई कर्तव्य, आपकी कोई जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप अधिकारों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, जो कि आजकल के मनुष्य का स्वभाव है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने अधिकार अपने पास, और ये अच्छी बात भी है, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी निभाने से आप पीछे नहीं हट सकते, ये कहा गया है। और इस प्रकार किसी व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्य के लिए कर्तव्य का रूप ले लेते हैं। मतलब जब उसे अधिकार मिला तो दूसरों के प्रति उसका कुछ फर्ज भी बनता है। ये स्थितियां हैं। और समाज में हर प्राणी को जीने का अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति का हर जीव जो यहाँ पैदा हुआ है उसको जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जितना मनुष्य को अधिकार है उतना ही उस जीव को भी है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, क्योंकि मानवाधिकार हमारा मुद्दा है। यहाँ जंतु अधिकार की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ आप लिखिएगा कि समाज में हर प्राणी का कर्तव्य भी है कि वह उसके जीवन में बाधक न बने। मतलब जितने भी यहाँ पर जीव हैं, अब यहाँ मनुष्य या मानव जाति की बात नहीं की जा रही है, यहाँ जितनी जीव जगत है, मतलब पूरी जीव जाति है, उसकी बात की जा रही है कि अगर सबको जीने का अधिकार है तो एक दूसरे की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का आदर करना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम स्वच्छंद अपनी मन मर्जी का जो जीवन है उसको बिताएं, तो पहले ये ज़रूरी है कि हम दूसरे की आज़ादी में हस्तक्षेप न करें। ये काम अगर हम करते हैं तो हम स्वतंत्र रहेंगे, आजीवन रहेंगे, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये स्थितियाँ हैं। और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि सामान्य अर्थ में यहीं से जो आधुनिक मानवाधिकार की अवधारणा है, इसका जो प्रारूप है वो उत्पन्न होता है। मानवाधिकार यहीं से निकल कर आता है, मनुष्य का अधिकार। तो मानव जाति जितना ये पुराना है, ये आप लिखिएगा। इतना डिटेल में लिखना हो तो लिखिए, अदरवाइज 2-3 जो लाइनें हैं उसमें आप समेट सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। और यह मानवाधिकार की मौलिक अवधारणा है और इसमें जियो और जीने दो वाला जो सिद्धांत है वो आ जाता है। मतलब अपने जिंदा रहो और दूसरों को भी जीने दो, उनके हिसाब से उन्हें चलने दो। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। और यहाँ पर चूंकि मानवाधिकार की पृष्ठभूमि के बाद आपको अवधारणा देनी थी, तो अवधारणा वाला हिस्सा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी, ये जो मेडिवल टाइम पीरियड था, उसमें जो 13वीं सेंचुरी थी, 13वीं शताब्दी थी, उसमें राजा और सामंतों के बीच हुआ समझौता, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का जो जिक्र है वो आप कई स्थानों पर देखते हैं। तो यहाँ ये समझौता था, और यह समझौता जो था, इसमें मानवाधिकार की पृष्ठभूमि तैयार होती है, यानी यहाँ से इसका जिक्र दिखाई देता है। और 1689 की जो ये
डेट इसमें दी हुई है। तो ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र था वो काफ़ी उथल पुथल से भर जाता है, अशांत हो जाता है और वहाँ पर मानवाधिकार की अवधारणा सामने आती है। देखिए, मानवाधिकार की अवधारणा या मानवाधिकार का जो आंदोलन वाला रूप है वो तभी सामने आएगा जब मनुष्य के अधिकारों को छीना जा रहा हो, उससे उसके हक को मारा जा रहा हो, तभी तो आवाज़ उठेगी। अगर आपसे आपके हक को नहीं छीना जा रहा है तो आप क्यों चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे तभी जब आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। वही बात यहाँ भी थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस क्रांति ने बिल ऑफ राइट्स के द्वारा व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता दी थी। मतलब यहाँ पे जो मौलिक स्वतंत्रताएं होती हैं या आज़ादियाँ होती हैं उनको मान्यता मिलती है। और क्यों आज़ादी का यहाँ जिक्र किया जा रहा है या बात की जा रही है? क्योंकि इनका हनन हो रहा था। और उसके बाद 1776 वाला जो समय था उसमें अमेरिका वाली क्रांति होती है। आपने विश्व इतिहास पढ़ रखा होगा, मुख्य परीक्षा के सिलेबस का ये अहम हिस्सा होता है। हालांकि प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते लेकिन पढ़ना होता है। तो उसमें आपने अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है, अमेरिका की क्रांति है, उसको पढ़ा है। उसमें अमेरिका को आप देखते हैं कि ब्रिटेन वाले यानी यूरोपीय लोग जो हैं वो अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं और बनाते भी हैं। अलग अलग जो यूरोपीय देश हैं वो जाकर वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं और इससे होता यह है कि वहाँ अधिकारों का हनन आरंभ हो जाता है, क्योंकि उपनिवेशवाद जो होता है वो अधिकारों को छीनता है। जैसे हमारे देश में ब्रिटिशों का कब्जा था, ब्रिटिशों का, और अन्य यूरोपीय कंपनियां भी यहाँ आकर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही थी और करती भी हैं, मतलब सफल भी होती हैं उसमें। लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि हम भारतीय लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, देशज, उनके अधिकारों को छीना गया और अधिकार जब ज़रूरत से ज़्यादा छीनने लगे, हमें कुचला जाने लगा, तो अंदर से विद्रोह की भावना पनपी और उसके बाद जो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं वो सामने आता है और अंत में आज़ादी मिलती है। तो वही हाल अमेरिका का भी था। अमेरिका में बस यही चीज़ जो है वो बहुत पहले हो जाती है, हमसे काफ़ी पहले हो जाती है। तो ये स्थितियाँ यहाँ दर्शाई जा रही हैं। उसके बाद 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें नारा दिया गया था। हर क्रांति का एक लोगो होता है, मोटो होता है। तो यहाँ जो नारा था फ्रांस की क्रांति का वो था स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, और इन तीनों शब्दों में जो मानवाधिकार है वो एकदम परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इसमें आप लिख सकते हैं कि इसने जो आधुनिक मानवाधिकार है उनको विकसित होने के लिए एक बेस दिया, आधार भूमि उसके लिए तैयार की। और वर्तमान में जो मानवाधिकार संबंधी गतिविधियां हैं ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसका परिणाम है। देखिए, जो दोनों विश्व युद्ध होते हैं WW1 और WW2 यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार 2 सेकेंड, तो उन दोनों में मानवाधिकारों का जमकर हनन किया जाता है। जो मनुष्य थे उनके साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया जाता है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बदतर जो स्थितियां हैं वो पैदा होती हैं। देशों के बीच का तनाव होता है लेकिन उसमें मानव सभ्यता बहुत बुरी तरह से कुचली जाती है, पिसती है, और जो जिंदा बच जाते हैं वो भूखमरी, कंगाली और तरह तरह की जो दिक्कतें हैं उनके शिकार होते हैं। अलग अलग त्रासदियों को आप देखते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो कसर बच गई थी, मतलब रह गई थी, वो पूरी हो जाती है 1945 में, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड के अंत तक। हिटलर को आप देखते हैं तानाशाह के रूप में, तो उसने भी मानवाधिकारों का जमकर हनन किया। उन्होंने जो गैर जर्मन थे, मतलब जर्मन जाति को उसने श्रेष्ठ माना, और उसके बाद जो अन्य थे, खासतौर पे यहूदियों का वो पक्का शत्रु था, तो उनके साथ बहुत बर्बर बर्ताव किया। जो उसके कैंप हुआ करते थे जहाँ पर इन यहूदियों को या जो अन्य लोग थे, मतलब गैर जर्मन थे, उनको बंद करके रखा जाता था, वो पूरी तरह से एकदम नृशंसता का अड्डा होते थे। वर्ल्ड वार 2 की घटनाओं को अगर आपको ठीक ढंग से समझना है तो या तो आप हिटलर की जो जीवनी है उसको देख लीजिए, मेरा संघर्ष, माई कैम्प, और नहीं तो एक आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है ईदो। उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से हिंदी भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया गया है कि कैसी कैसी सजाएं वहाँ दी जाती थी। मतलब मरीज जो होता था उसको पेट्रोल का इंजेक्शन लगा देते थे या तेल का इंजेक्शन लगा देते थे बेड पर लिटाकर, और उसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता था। उसकी वो स्थिति होती थी। कुछ जो व्यक्ति होते थे, स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में विषाणुओं का संक्रमण कराया जाता था। मतलब अलग अलग जो परजीवी या विषाणु होते थे जो कि घातक रोग पैदा करते थे, उससे उस व्यक्ति को, एक स्वस्थ आदमी को संक्रमित कराया जाता था। इसी प्रकार से जो स्त्रियां होती थी उनकी जबरन नसबंदी कर दी जाती थी, या उनके जो प्रजनन अंग होते थे उनको चीर फाड़ कर खुला छोड़ दिया जाता था, वैसे ही वो तड़पती रहती थी। या इसी प्रकार से जो मारने के अड्डे होते थे उसमें गैस का रिसाव करके मार डालते थे। मतलब एक छोटे से कमरे में हजारों लोगों को इकट्ठा करके और दरवाज़ा बंद कर देते थे और उसके बाद गैस छोड़ दी जाती थी। कुछ मिनटों में सभी लोग मर जाते थे, और उसके बाद उन शवों का जितना कुछ कीमती सामान होता था, यहाँ तक कि सिर के बाल भी उतार लिए जाते थे ताकि उनका इस्तेमाल हो सके, युद्ध में उनका प्रयोग हो सके। तो ये सब चीज़ें बर्बरता की निशानी थी, और ऐसे न जाने कितने नमूने आपको इन दोनों विश्व युद्धों में दिखाई देंगे। और इसीलिए जब मानव सभ्यता को इतने हद तक कुचला गया तो उसके बाद मानवाधिकार के हनन की जो बातें हैं वो सामने आती हैं।
ये तो हिटलर का रवैया था और अमेरिका ने भी इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कदम नहीं उठाया। उसने अंत में पूर्णाहुति कर दी हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर, वो भी परमाणु बम। तो यहाँ मानवाधिकार की जो आवाज़ें हैं वो वहीं से उठती हैं, ये आप देखते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटी अमानवीय घटनाओं की जो भर्त्सना है, मतलब यहाँ भर्त्सना का मतलब क्या है, निंदा, घोर निंदा, वो करते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, उनका भाषण आता है और अमेरिका यहाँ हीरो बनने की कोशिश करता है, जबकि उसमें आधे से अधिक जो त्रासदी लाने का जिम्मेदार था वो अमेरिका ही था। जर्मनी को अमेरिका या जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने ही उकसाया था, तभी वो ऐसा बन गया था। जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था। अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में उसके साथ कितनी त्रासदियाँ होती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं, और उसी का नतीजा होता है कि हिटलर जैसी जो भयंकर मानसिकता है वो सामने आती है। हालांकि यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं था, सब दोषी थे, सब गुनाहगार थे। तो यहाँ कहा जाता है ना, दिनकर जी की एक कविता है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो यहाँ जो तटस्थ रह गया उसका भी अपराध समय लिख रहा था, और अमेरिका इसमें कतई बाहर नहीं था, वो एकदम से साफ नहीं था। तो ये हीरो बनने की कोशिश करते हैं और भाषण देते हैं फिलहाल, जिसमें रूजवेल्ट ने मनुष्य की 4 मूल स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया और भविष्य में मानवाधिकार का ये आधार बनती। तो ये अवधारणा देते हैं, करे भले ना, लेकिन अवधारणा दे देते हैं। और अमेरिका बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और बाद में उससे ऐसे निकल आएगा जैसे वहाँ था ही नहीं। इसके बाद देख लीजिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, मानवाधिकार आयोग का गठन होता है 1946 में। इन डेट जो तारीखें हैं इनको लिख दीजिएगा, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आंकड़े जो है वो आपके तथ्यों को प्रमाणित करते हैं, इसलिए आंकड़ों की सहायता आपको यहाँ उदाहरण के तौर पे लेनी चाहिए। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का इसको पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। और 10 दिसंबर 1948 का जो मानवाधिकार का मतलब ये मानवाधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है ये यहाँ पर की जाती है। ये डेट है, डेट को आप याद करके लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखिए, ये आवश्यक नहीं है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। कुछ और इसमें तथ्यों आंकड़ों को आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि यह वही समय था। यहाँ तक तो आपने विदेश की बात की या एक टॉपिक की बात की कि अच्छा मानवाधिकार क्या होता है, पीछे इसकी क्या अवधारणा थी या क्या पृष्ठभूमि थी, लेकिन अब आपको इसको भारत के रुख में मोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिख दिया गया, इतना बड़ा आपको डिटेल में मानवाधिकार की पृष्ठभूमि जताने की आवश्यकता नहीं है। ये काम एक पैराग्राफ में भी हो सकता था, इसको आप भर सके एक पैराग्राफ में समेटने का प्रयास करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि जो भारत वाला पक्ष है वो बड़ा हो, क्योंकि यहाँ जो शीर्षक है वो भारत से संबंधित है। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि वैश्विक मानवाधिकार या सिर्फ मानवाधिकार भी नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि भारत और मानवाधिकार। तो यहाँ देश के साथ मानवाधिकार को जोड़कर ही आपको चलना है, मुद्दे से भटकना नहीं है, कुल मिलाकर यही बात। तो इसमें देख लीजिए आगे क्या लिखा जा सकता है। यह वही समय था जब भारत में संविधान का प्रणयन हो रहा था, यानी संविधान जो है वो तैयार हो रहा था या उसके बनने की प्रक्रिया चल रही थी। 1945 के बाद आप जानते हैं कि संविधान निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं। प्रयास तो पहले से ही चलते हैं, समय समय पर इसमें उबाल आता है और अंग्रेज़ों की ओर से तरह तरह के प्रस्ताव दिए जाते हैं और ठुकराने और स्वीकार करने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। मतलब नए नए प्रस्ताव आते हैं, कहीं कांग्रेस उसको रिजेक्ट कर देती है, कहीं मुस्लिम लीग भाग जाती है, मतलब तरह तरह के रवैये यहाँ देखे जाते हैं। कहीं भी एक राय या एक मत जो है वो नहीं बनता है। लेकिन अंत में 1945 के बाद जब अंग्रेज़ों को ये लग गया, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि अब भारत में टिके रहना बहुत टेढ़ा काम है, मुश्किल है, तो छोड़कर हट जाइए, यहाँ अब कुछ फायदा नहीं रह गया है, अगर यहाँ रहेंगे तो सिर्फ नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। और जाने से पहले उनका एक दृष्टिकोण था कि भारत में जो संविधान की बात चल रही है इसको एक ढांचा देकर जाएं, मतलब एक प्रारूप देकर जाएं ताकि ये बन सके। और उसके साथ साथ जो विभाजन वाली मानसिकता थी वो भी उनके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि बंग भंग के साथ ही विभाजन का जो दौर था वो तो शुरू हो गया था, लेकिन उस पर मुहर लगनी बाकी थी, तो मुहर लगा के ये जाएं, ये भी इनके दिमाग में था। तो ये सब बातें थी। और उसके बाद यही दौर था कि संविधान इस समय तैयार हो रहा था, बन रहा था, बनने के दौर में था। और हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे। देखिए, जो संविधान को लिखने वाले या उसको तैयार करने वाले, उसमें एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, आप जानते हैं। वैसे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोग इसमें जोड़ कर देखते हैं संविधान के संदर्भ में, तो बेशक उनका उल्लेखनीय और सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी लोग उसमें घास छील रहे थे, बाकी लोग भी उसमें लगे हुए थे। बहुत बड़े बड़े और जो विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बड़े बड़े वकील और शिक्षाविद, ये सब उसमें शामिल थे। कानून के बहुत जो प्रकांड जानकार थे वो इसका हिस्सा थे। और ऐसी स्थिति में यह लोग जो थे ये देश दुनिया से अनभिज्ञ नहीं थे, मतलब अनजान नहीं थे। जैसे संविधान को बनाने वाले लोग ऐसे नहीं थे कि वो गांव से या गली मोहल्ले से उठकर आ गए थे। उन्होंने विदेशों तक जाकर शिक्षा प्राप्त की थी या पूरी दुनिया को उन्होंने ठीक से देखा था।
और इसके चलते वो जानते थे कि मानवाधिकार जैसी भी कोई चीज़ होती है और अगर ये चीज़ अच्छी है, ये मानव जाति के हित में है, तो इसे भारत में होना चाहिए, क्योंकि भारत में पहले से ही मनुष्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो त्रासदियाँ हैं या जो जुल्म है वो हो रहे हैं। तो इसको दूर करना आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने मानवाधिकार को काफ़ी प्राथमिकता दी, संविधान में इसको ऊंचा स्थान दिया। और इसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं वो इसके दायरे में आते हैं, संविधान के हिस्से के तौर पे आप इसे देखते हैं। और न्यायपालिका को इनकी रक्षा का दायित्व दिया गया, मतलब यहाँ जो अदालतें हैं, न्यायालय हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे प्रदेश स्तरीय जो उच्च न्यायालय हैं, ये क्या है, ये कानून के रक्षक ही तो हैं, तो इन्हें रक्षा का दायित्व सौंपा गया और इनकी गारंटी दी गई, जो मौलिक अधिकार है उनकी गारंटी मिलती है। वर्तमान युग में संगठित रूप से मानवाधिकार आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में 1936 में प्रारंभ हुआ, 1936 में। तो ये सब जानकारियां आप जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हाँ, संविधान के साथ मानवाधिकार को आप जोड़कर देख सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं और ऐसा करिएगा, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हेतु भारत को आमंत्रित किया और हमारे देश ने 1948 में यानी 1948 में हस्ताक्षर किया था। और उसके बाद भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो ये प्रावधान पहले से ही आ गया था। ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब जो खंड 3 है हमारे संविधान का, उसमें कुछ जो हिस्से हैं उनका उल्लेख किया गया है। आप चाहें तो इसका कर सकते हैं या इसे समग्र रूप से भी लिख सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो पूरी तरह से मानवाधिकारों पर आधारित है और इसमें आप जो तथ्य हैं उनका आंकड़ा जुटा सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप समता वाला जो है, इसके अलावा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर जो भेदभाव निषेध वाला है, आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं। अवसर की समानता है, अस्पृश्यता का अंत है। ये सब क्या है, ये मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे ही तो हैं, तो आप इन्हें संविधान के जरिए प्रमाणित कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हैं और नीचे लिख दीजिएगा कि यह नागरिकों की जो मानवता है, मतलब उनके जो मानवाधिकार का स्तर है, उसकी सुरक्षा करते हैं, बल्कि सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये 1993 में यानी 1993 में होता है और यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आता है। कोई अधिनियम पहले जारी होता है और उसके आधार पर किसी संस्था का गठन होता है, प्रायः आप ऐसा देखते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ है। इसके बाद इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसी अधिनियम ने सभी राज्यों को मानवाधिकार आयोगों के गठन का निर्देश दिया था और जिला मुख्यालय पर एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना और अधिनियम की जो धारा 31 थी उसके हिसाब से न्यायालयों में जो अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति है उसका भी प्रावधान किया गया था। तो ये सब कुछ जो प्रशासनिक प्रावधान है मानवाधिकार के सपोर्ट के संदर्भ में, उसको आप देख रहे हैं। अब यहाँ आप ये लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आपने जो संवैधानिक इसका डाटा था वो दर्शाया। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रायः ऐसा दिखाई देता है या देखा जाता है कि समाज में मानवाधिकारों का हनन ये गरीब तबके और महिलाओं का ज़्यादा होता है, जिन्हें लोग कमज़ोर समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर हैं, यहाँ ये इसका कतई मतलब नहीं है। जिन्हें लोग कमज़ोर समझते हैं अपनी मानसिकतावश, उनका वो शोषण करते हैं। एक प्रकृति की पुरानी परंपरा है कि जो निर्बल होता है उसका शोषण हमेशा जो बलवान है वो करता है। बहुत कम ताकतवर ऐसे होते हैं जो उन्हें संरक्षण देते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ इन्हें कमज़ोर समझकर इनका शोषण किया जाता है और ये उनके मानवाधिकारों का हनन है, ये आप जानते हैं। और पुलिस विभाग भी मानवाधिकार के हनन का दोषी पाया जाता है, अक्सर पाया जाता है। मतलब अक्सर पुलिस पर इस प्रकार के संगीन आरोप लगते हैं कि उसने अपराधियों को बिना जुर्म जांचे परखे, मतलब जुर्म कबूलवाने के ही फेर में ऊपर पहुंचा दिया, इनकाउंटर कर दिया, या इस तरह की जो जेल में टॉर्चर होता है उस पर भी आरोप लगते हैं। तो ये बातें हैं। उसके अलावा बाल श्रमिकों का जो नियोजन है, बधुआ मजदूरी की प्रथा है, आदिवासियों का शोषण है, बड़े बांध, जलाशय आदि के निर्माण में जो आसपास के लोग होते हैं उनको वहाँ से खदेड़ देते हैं, वहाँ से विस्थापित कर देते हैं, तो उनके भी अधिकारों का हनन होता है। तो ये सब क्या है, ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। जो मानवाधिकारों के संरक्षण की बात हमारे संविधान में कह दी गई है, संविधान का हिस्सा है और भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इसका पुरजोर समर्थन करते थे, तो वो यहाँ फीकी पड़ जाती है, उसके ऊपर ये धब्बे के तौर पर सामने आते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकारों से संबंधित अनेकों मुकदमे आते हैं। देश की जो सर्वोच्च अदालत है वहाँ पर ये विडंबना ही है कि मानवाधिकारों से संबंधित जो मुकदमे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि संविधान खुद इनका संरक्षक है। उसके बाद ये स्थिति अधिकांश जो है वो केंद्र और राज्य के खिलाफ होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सरकार ही मानवाधिकारों का हनन कर रही है। इसका तो मतलब यही है, क्योंकि केंद्र और राज्य और क्या है, ये सरकारें ही हैं जो कि हमारे ही द्वारा चुनी गई हैं। और यहाँ वही लिखा गया है कि अर्थात अधिकतर जो मामले होते हैं उसमें सरकार ही दोषी होती है, यानी जो नीति निर्माता है, सरकारी तंत्र है, उसी का दोष है। अब जब सरकार ही मानवाधिकारों के हनन के लिए तत्पर है, जब जो सर्वोच्च यहाँ पर सत्ता है जो हमारे पूरे शासन को संभाल रही है, लोकतंत्र का जो जिम्मेदारी है उसको लिए हुए है, तो अगर वही ऐसा करेगी, वही ये गलत काम करेगी,
तो जो सामान्य जन है वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये एक ज्वलंत प्रश्न है और काफ़ी तीखा भी है, चुभ सकता है। देखिए, यहाँ सरकारी परीक्षाओं के संदर्भ में अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खोल कर बुराई मत करिएगा, लेकिन इतना तो आप लिख ही सकते हैं, इतना आपको लिखने की आज़ादी है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि पुलिस और मानवाधिकार यह भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए अगर शब्दों के तौर पे तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि आप जानते हैं कि जो पुलिस होती है वो समाज की सुरक्षा के लिए होती है। सामाजिक जो यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, अपराध की स्थितियाँ होती हैं या विसंगतियाँ होती हैं, उसको दूर करने का काम पुलिस का होता है, जबकि जो आर्मी होती है वो सीमाओं की सुरक्षा करती है। यहाँ पे पुलिस के जवान और जो सेना के जवान होते हैं उनमें अंतर यही होता है, होते दोनों रक्षक ही हैं। तो यहाँ जो पुलिस है वो समाज की सुरक्षा करती है, तो समाज में कौन रहता है? मनुष्य रहता है, वो भी जो घर बार वाले गृहस्थ इंसान है वो रहते हैं आमतौर पे, जो नौकरी पेशा है या कमाने खाने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके अधिकारों का कहीं से शोषण होता है तो उसमें पुलिस साफ बचकर नहीं निकल सकती या बाहर नहीं रह सकती, तटस्थ नहीं रह सकती। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि प्रायः अधिकारियों से, माफ़ कीजिएगा, अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस जो है वो प्रताड़ना का सहारा लेती है। यहाँ पुलिस जो है वो प्रताड़ना का सहारा क्यों लेती है? क्योंकि अपराधी जो है वो थोड़ी कठोर मिट्टी के बने हुए होते हैं, इतनी आसानी से वो पिघलते नहीं हैं। उन्हें पिघलाने के लिए थोड़ा टॉर्चर ज़रूरी होता है, लेकिन टॉर्चर की भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आप मनमाना उसके साथ वैसा बर्ताव करिए जो अमानवीय हो। लेकिन पुलिस जो है जब गुस्से में आ जाती है, अपना डंडा हाथ में ले लेती है, तो वो भूल जाती है कि फिर आसपास किस तरह के व्यक्ति हैं। यहाँ दिक्कतें आती हैं। देखिए, सारे जितने पुलिस महकमा है उसको यहाँ कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर ऐसा देखा जाता है। मानवाधिकार के हनन की जब बात आती है तो अंगुलियां इधर मुड़ती हैं, ये न चाहते हुए मुड़ती हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सुधारने की आवश्यकता है ये बातें। अब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में महिलाओं के भी शारीरिक शोषण का खतरा बना होता है। महिलाएं भी जो है जब पुलिस अभिरक्षा में जाती हैं तो वहाँ ये संभावना होती है कि उनके साथ जो शारीरिक दिक्कतें हैं, शोषण वाली स्थितियाँ हैं, वो पैदा हो सकती हैं, वो सुरक्षित नहीं होती, ऐसा देखा जाता है। और इसलिए यह नियम बनाया गया है। अब यहाँ इस समस्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के संबंध में ये नियम बनाया गया कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त है उसके बाद इन्हें गिरफ्तार न किया जाए, यानी अंधेरे में गिरफ्तार न किया जाए। सूर्योदय से पहले क्या होता है? अंधेरा, और सूर्यास्त के बाद क्या होता है? अंधेरा। तो जो रात वाला समय है उसमें इन्हें गिरफ्तार न किया जाए, ऐसी एक जो यहाँ प्रावधान की बात कही गई है वो दी हुई है। लेकिन क्या शोषण के लिए अंधेरे का होना आवश्यक है? ये सोच कर देखिए। शोषण अगर होना होगा तो उसके लिए एकांत ही पर्याप्त है। और बात जब इतने बड़े संगठन की हो, पुलिस महकमे की हो, तो वहाँ पर बलपूर्वक बहुत कुछ कराया जा सकता है। ये स्थितियाँ हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ महिला आयोग और न्यायालय, ये दोनों इस संबंध में गंभीर हैं। महिला आयोग जो है वो भी इन मामलों की पड़ताल करता है, आवाज़ें उठाता है, और न्यायालय भी इस संबंध में गंभीर है। ऐसा नहीं कि सब लोग कान में रुई ठूस कर बैठे हुए हैं, लेकिन समस्या थोड़ी गहरी है और उसका निवारण इतनी शीघ्रता से नहीं हो सकता। हालांकि प्रयास जारी है, पुलिस की ओर से भी जारी है और न्यायालय की ओर से भी जारी है। अन्य जो मानवाधिकार से जुड़े हुए संगठन हैं वो भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ें उठाते हैं, लोगों को सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं, ये चीज़ें। इसके बाद यहाँ आप ये लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है हैदराबाद वाली, ये हैदराबाद की जो पुलिस एकेडमी है, यहाँ IPS जो अधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर और उसके अलावा जो राज्य स्तरीय पुलिस एकेडमी है या पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर मानवाधिकार को पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। जो उनका सिलेबस है उसमें इन्हें शामिल किया गया है। ये जो ह्यूमन राइट्स की बातें हैं ये शामिल की गई हैं और ये बताया गया है कि एक पुलिस किस प्रकार से मानवाधिकारों की संरक्षक बन सकती है, उनकी भक्षक नहीं बनती, ये चीज़ें। इसके बाद आप यहाँ तक पुलिस के बारे में लिख दिए। अब इसके बाद पैराग्राफ बदल कर लिखिएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि कार्यालयों, घरों और जो और स्थान होते हैं वहाँ पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं महिलाओं के साथ। और महिलाओं के साथ नहीं बल्कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला, उनके साथ इस तरह की जो शोषण वाली घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। देखिए, जो यौन उत्पीड़न है ये सिर्फ महिलाओं का ही नहीं होता, पुरुषों का भी होता है। हालांकि ये मामले कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो यहाँ दोनों को एक साथ देखेंगे हम। फिलहाल यहाँ महिला और पुरुष दोनों के बीच का जो लैंगिक अंतर है उसको हटाया नहीं जा सकता। अंतर तो है ही है, जो जेंडर का डिफरेंस है उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, वो तो है ही है। लेकिन लैंगिक संवेदनशीलता के मामले में हमारा जो ये पिछड़ापन है वो इस बात का सबूत है कि हम अभी भी मानवाधिकारों को मान्यता देने के हक में नहीं हैं। ऊपर से भले बात करें कि अच्छा मानवाधिकार होने चाहिए, मनुष्य को जो प्रकृति के द्वारा अधिकार दिए गए हैं कम से कम उतने तो उसके पास रहने चाहिए, लेकिन जब देने की बात आती है तो यहाँ हाथ पीछे हट जाते हैं। ये समस्या है। पहल करने वाले लोग कम हैं, सिर्फ लंबी लंबी बात करने वाले लोग ज़्यादा हैं।
अब इसके बाद यहाँ जो निबंध हम लोग लिख रहे हैं या ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये भी क्या है, ये लंबी लंबी बातें ही हैं, ये कुछ प्रयास नहीं है। प्रयास तब होगा जब हम लोग जमीनी स्तर पर कुछ करें। इसके बाद देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए अधिनियम और रैगिंग के विरुद्ध अधिनियम, बाल श्रमिक पुनर्वास कोष, इस प्रकार के जो कदम हैं ये सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। जैसे रैगिंग होती है तो रैगिंग में भी क्या होता है, मानवाधिकारों का हनन होता है। मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी ताज़ा तरीन एडमिशन लिए हुए बच्चे होते हैं, उनका सीनियर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, अपने मनमानी तरीके से नचाएंगे, और बहुत बार रैगिंग इतनी जानलेवा बन जाती है कि वहाँ आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। मतलब स्वाभिमान को क्षति पहुंचाई जाती है, आपका यौन उत्पीड़न तक किया जाता है। बहुत बार ऐसी घटनाएं आती हैं। ये आपके सीनियर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की मानसिकता का मालिक है। तो रैगिंग की घटनाएं, वैसे तो ये एक हल्का फुल्का मजाक होता है, लेकिन जब इस हद तक पहुंच जाए कि वहाँ आपके अधिकारों को ठेस पहुंचने लगे, आपका जीना मुहाल हो जाए, तो वो मानवाधिकारों के हनन के दायरे में आता है। उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं और इसीलिए सरकार ने रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर कोशिश की है। ये आप देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। देखिए, अनेकों कार्य हैं मानवाधिकार के क्षेत्र में, जितना किया जाए उतना कम है, और अभी तो बहुत कुछ किया ही नहीं गया है, सिर्फ बातें की गई, हस्ताक्षर किए गए हैं और बातें की गई। तो यहाँ क्या प्रयास हो सकते हैं? प्रयास ये हो सकता है कि मानवाधिकार को शुरुआती स्तर से ही, यानी जो बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चे पर से ही उन्हें बताया जाए, बचपन से ही ये जानकारी दी जाए कि मानवाधिकार जैसी भी कोई चीज़ होती है और ये हर मनुष्य के पास होना चाहिए, और जिनके पास है वो कम से कम दूसरों का छीने ना, ये उन्हें बताना आवश्यक है। और ये बताने वाले उनके अभिभावक या उनके जो अध्यापक हैं वो हो सकते हैं, और वो बताएंगे तब जब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। इसके बाद सेकेंड लेवल पर आप देख रहे हैं, निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के साथ ही मानवाधिकारों के प्रति सचेत बनाया जाए। देखिए, जो निरक्षर लोग होते हैं, मतलब पढ़ लिख नहीं सकते, न तो पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं, खासतौर पर लिख नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को साक्षर बनाने की बहुत सारी पहलें चलती हैं। प्रौढ़ शिक्षा वाले अभियान चलते हैं, या बच्चे हैं तो उनको स्कूल भेजने वाला स्कूल चलो अभियान चलता है। लेकिन शिक्षित कर देना ही बड़ी बात नहीं है। शिक्षा जो है वो आदमी को बहुत कुशल बुद्धि वाला एक जीव बना देती है। मनुष्य के पास बुद्धि तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कौशल भर देती, और वो कौशल अगर गलत दिशा में चला गया तो ये एक चतुर शैतान की तरह से सामने आता है। शिक्षा जो है ये मनुष्य को एक अच्छा महात्मा भी बना सकती है, एक योग्य व्यक्ति भी बना सकती है, और एक चतुर शैतान भी बना सकती है। तो ये चतुर शैतान न बन जाए, एक संवेदनशील प्राणी बने, इसके लिए मानवाधिकार के प्रति भी इनको सचेत कराना आवश्यक है। ये स्थितियाँ हैं। इसके बाद जो अगला इसमें मुद्दा है, मतलब आप सुझाव दे रहे हैं ना, समाधान कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो अगला जो सुझाव है वो ये है कि जागरूकता फैलाने के लिए जो संचार माध्यम है, आजकल संचार प्रणाली काफ़ी प्रबल है, तो उसका हम लोग इसमें हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाए। इसके बाद स्वैच्छिक संगठन जो हैं वो मानवाधिकार के प्रति जागरूक हों और दूसरों को भी करें। जितने NGO हैं या इस प्रकार के जितने भी आयोग या संगठन हैं, वो मानवाधिकार के प्रति जागरूकता वाले जो अभियान हैं उनको अपने स्तर पर चलाएं, ये उनका कर्तव्य है। इसके बाद सरकारी संस्थानों को सचेत करते हुए परिपत्र जारी किए जाए, मतलब यहाँ पर एक नोटिस जैसा उन्हें दिया जाए, या एक जो चेतावनी है वो जारी की जाए कि वहाँ पर अगर इस प्रकार के हनन की गतिविधियाँ देखी जाती हैं, बड़ी संस्था जो है वो छोटी को जारी करती है, या जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने जो अंडर में रहने वाले व्यक्ति हैं या जो उनके अंडर में रहने वाले अफसर हैं उनको जारी कर सकते हैं कि मानवाधिकार से जुड़ी हुई अगर कोई शिकायतें आती हैं तो वहाँ बहुत कठोर कार्रवाई होगी और फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ जो दंड का भय है वो इन्हें मानवाधिकारों के हनन से रोकेगा। ये स्थितियाँ हैं। इसके बाद जो इस दिशा में काम करने वाले NGO हैं, यानी जो स्वयंसेवी संगठन है, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए। वो बेचारे निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और उन्हें चार बातें सुनने के लिए भी मिलती हैं। जो NGO वाले हैं उनके साथ बहुत लोग अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। जैसे आप देखते होंगे जो पशु सेवी NGO हैं, जैसे एनिमल एड करके अनलिमिटेड एक संस्थान है, ये राजस्थान में क्रियाशील है इस समय। तो इसका जो NGO है वो जानवरों को उठाता है, घायल और बेसहारा जो जानवर होते हैं, सूचना जहाँ से मिलती है वहाँ ये वैन लेकर पहुँच जाते हैं और जानवरों को भरकर अपने अस्पताल में अपना जो इनका पूरा दायरा है, कैंपस है, उसमें ले जाते हैं और इनका इलाज करते हैं, वो भी एकदम निस्वार्थ भाव से। इस प्रकार के अनेकों NGO होते हैं जो कि जानवरों के हित में काम करते हैं, लेकिन जब ये उस गली मोहल्ले या गाँव में जाते हैं तो लोग इन्हें चिढ़ाते हैं, इन्हें गलत निगाह से देखते हैं कि अरे ये तो सड़े हुए कुत्तों के पीछे भाग रहा है या गधे पकड़ रहा है, सुअरों के पीछे भाग रहा है, ये बेकार आदमी है, ये निकृष्ट है, इससे दूर रहना चाहिए, पागल हो गया है, इस तरह की बातें करते हैं। वही हाल मानवाधिकारों के संरक्षक लोगों का भी होता है। ये NGO वाले जो है ये बहुत गालियाँ खाते हैं, मतलब बहुत सारी गालियाँ सुनते हैं, लेकिन परमार्थ वाला काम अगर कर रहे हैं तो ये मानवता का भी फर्ज बनता है कि इन्हें सपोर्ट करें। तो यहाँ सहयोग करना होगा।
सहयोग भी करना होगा और उन्हें प्रोत्साहन भी देना होगा। और ये काम सरकार ही अकेले नहीं करेगी, ये जो लोकल लेवल के मनुष्य हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं, वो भी करेंगे। ये प्रयास और सुझाव हो सकता है। अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ एक मॉडल है, आप बिल्कुल ऐसा मत लिखिएगा, आप अपने शब्दों में लिखिएगा। जो आइडिया है वो आपको यहाँ पर दिया गया। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।